हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का जो 24 नवंबर को हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर को हल करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यह जो क्वेश्चन पेपर है ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारे द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपको इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि यह क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है। ठीक है विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन पेपर हमारे द्वारा बनाया हुआ है, परंतु इसमें जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने छांट छांट कर इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़कर जरूर जाए और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, जिससे उनको भी यह लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपका क्वेश्चन एक है। देखिए क्वेश्चन एक, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखा है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, तो आपका पहला जो प्रश्न है वो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वह कितने प्रतिशत है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक लगाकर और आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेकंड है, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक हैं। जो उगते सूर्य की जो किरणें हैं वो किसका प्रतीक हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन द, एक नए राष्ट्र का सूत्रपात। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कब पारित किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सा, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। जो सीमेंट उद्योग है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन आ, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी। जो गुटेनबर्ग था उसने पहली पुस्तक कौन सी छापी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, बाइबिल। जो बाइबिल थी वो गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन शाह, ब्रुसेल्स में। ठीक है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, तो आपको एक और क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो ब्रुसेल्स है वह किस देश में स्थित है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है बच्चों आपका, भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन आ, 1972 में। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 8, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, भारत। जो हमारा भारत है वह विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
क्वेश्चन 10, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन जिस देश में पाया जाता है वह कौन सा देश है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, भारत। जो भारत है इसमें जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है कि जो मुद्रा का रूप है वो कौन सा है। देखिए, पहला है चेक, दूसरा है मांग जमा, तीसरा है कागजी मुद्रा, चौथा है ये सभी। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। ठीक है, ये सभी चेक जमा, मांग जमा और कागजी मुद्रा, ये सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं रिक्त स्थान। अब बच्चों रिक्त स्थान को देखेंगे। ठीक है, तो पहला रिक्त स्थान है भारत को खालिस्तान के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। तो इसके रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसके रिक्त स्थान में आएगा कपास। क्या आएगा? कपास। ठीक है, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान खाली स्थान देश में है। जो प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है वह किस देश में है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। जो प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है वह अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, आधुनिक छापे खाने का आविष्कार खालिस्तान ने किया। जो आधुनिक छापे खाने का आविष्कार है वह किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। ठीक है, गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक खालिस्तान है। जो पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल है उसके लेखक कौन है? तो स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है सुमेश सर। कौन है? सुमेश सर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और एक खालिस्तान अंतिम उत्पाद है। तो इसमें दो रिक्त स्थान आए हैं, तो इन दोनों रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा प्राथमिक। जो कपास है वह एक प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है, जो कपास है वह प्राथमिक उत्पाद है। और फिर इसके प्राथमिक के अलावा उत्पाद है और एक, फिर इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा बच्चों अंतिम। क्या है? अंतिम। देखिए, जो कपास है, कपास एक प्राथमिक उत्पाद है और एक अंतिम उत्पाद है। इस एक के जो बाद आएगा वो आएगा कपड़ा। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जो एक कपड़ा है वो अंतिम उत्पाद है। कपास जो प्राथमिक उत्पाद है इसके लास्ट में आएगा कपड़ा। जो कपड़ा है वो अंतिम उत्पाद होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के खालिस्तान का सम्मान नहीं करती। तो किनका सम्मान नहीं करती? तो इसमें आएगा अधिकारों का। अधिकारों का। जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट होते हैं। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि जो रिक्त स्थान है वहां तक किन किन विद्यार्थियों के एकदम सही आंसर गए हैं, एक भी गलत नहीं गया है। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न संख्या 19 से आपके एक अंक के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको एक शब्द या एक लाइन में ही उत्तर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? तो इसमें आएगा लैंगिक असमानता। ठीक है, जो लैंगिक असमानता है वह समाज में प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है। अब ये लैंगिक असमानता क्या होता है? लैंगिक असमानता बच्चों उसे कहते हैं कि पुरुष और स्त्री के मध्य आपस में भेदभाव करना। जैसे कि पुरुष भले ही किसी काम को कर रहा है, अगर वो उसी काम को महिला करे
तो पुरुष को अधिक वेतन मिलेगा जबकि महिला को कम वेतन मिलेगा। अर्थात जो लैंगिक असमानता है वह पुरुष को अधिक शक्तिशाली मानता है और महिला को शक्तिहीन मानता है। ठीक है, इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई का पूरा नाम आपको बताना है। तो देखिए, आरटीआई का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना पाने का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना पाने का अधिकार। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई है वो भारत में कब लागू हुई थी। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है कि आरटीआई भारत देश में कब लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है आपका बच्चों, जूसेपे मैत्सनी कौन था? जो जूसेपे मैत्सनी था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जूसेपे मैत्सनी इटली का क्रांतिकारी था। कौन था? इटली का क्रांतिकारी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22। आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खादर। जो पुराना जलोढ़ है उसे खादर कहा जाता है जबकि नए जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अ, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ व कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? तो बच्चों वो हुई थी गोवा में स्थापित। ठीक है, कहाँ पर स्थित हुई थी? गोवा में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 16वीं सदी में। और किसने की थी? तो ये पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थित स्थित हुई थी। और कब हुई थी? तो 16वीं सदी में हुई थी। और किसने की थी? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है यदि आयात व निर्यात मूल्य लगभग समान हो तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहीं पर निर्यात करूं, जैसे कि मैंने 100 रुपये का निर्यात किया है, मैंने कोई वस्तु 100 रुपये की बेची है और मैं फिर 100 रुपये की ही कोई चीज अपने घर ले आऊं, कोई वस्तु 100 रुपये की मैंने बेच दी, उसके बदले में 100 रुपये की कोई वस्तु अपने घर ले आऊं, तो ये आयात और निर्यात संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ना मैं मुनाफे में जाऊंगा ना ही घाटे में जाऊंगा। तो इससे ही व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जैसे कि मेरे पास 2 केले हैं। ठीक है, मेरे पास 2 केले हैं। अगर मुझे केले की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी केले हैं, अब मुझे और किसी की ज़रूरत है, जैसे कि मुझे ज़रूरत है अ, खाने की चीज़, जैसे कि मुझे सेब की ज़रूरत है। मान लीजिए मुझे सेब की ज़रूरत है, तो मैं अपने पड़ोसी के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि देख, मेरे पास तो ऑलरेडी 10 केले हैं। जैसे कि मान लो 10 केले हैं मेरे पास, तो मैं अपने पड़ोसी से कहूँगा देख मेरे पास 10 केले ऑलरेडी हैं, तू देख 5 केले ले ले और 5 सेब मुझे दे दे। उसके पास सेब ज़्यादा होंगे तो वो वस्तु के बदले वस्तु दे देगा। ठीक है, मैं अपने 5 केले उसे दूँगा, अब वो अपने 5 सेब मुझे देगा। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, जिससे वस्तु को वस्तु के आदान प्रदान से ही काम चलाया जाता है। ठीक है, इसमें पैसा नहीं लगता। पहले गांव में कोई वस्तु जैसे कि आइसक्रीम, पटाखे, इस प्रकार से हम पहले अ, अनाजों से लिया करते थे। इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिंग अनुपात का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लिंग अनुपात क्या है, इसका अर्थ बताइए। देखिए, किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है उसमें 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या होती है उसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई क्षेत्र है उसमें 1000 लड़कों पर, जैसे कि कोई क्षेत्र है उसमें 1000 लड़के हैं, 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या होती है वो संख्या कितनी भी हो सकती है, चाहे वो
1000 के अंदर हो सकती है या फिर बाहर, या फिर 1000 से अधिक हो सकती है या फिर 1000 से कम हो सकती है। जैसे कि 975, अगर किसी गांव में 1000 लड़के हैं और वहीं पर 975 लड़की हैं तो उसे लिंगानुपात कहा जाएगा। 1000 लड़कों में 975 लड़कियां या फिर 1000 लड़कों में 1100 लड़कियां, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। देखिए, किसी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को के विकास में मदद करती हैं, जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, रेलवे इत्यादि, ठीक है। बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28, कार्डिंग से क्या अभिप्राय है? आपको बताना है कि जो कार्डिंग है वो क्या है, इसका अभिप्राय आपको बताना है। तो बच्चों, इसका आंसर है वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे कार्डिंग कहते हैं, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे ही कार्डिंग कहा जाता है। बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है कंपोजिटर किसे कहते हैं? आपको बताना है कि कंपोजिटर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं, ठीक है। छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन 30, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। आपको जैव विविधता को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर है बच्चों, पृथ्वी के स्थलीय व जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पति का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन 31, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? आपको बच्चों बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है किसे कहते हैं। बच्चों, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। मानव और दूसरे जीवधारी गिलकर एवं जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। जो मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिन्हें पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों, सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूह में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्या है? तो सत्ता को चलाने के लिए बंटवारे की आवश्यकता होती है, अर्थात सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, उसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? आपको बताना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रित अथवा स्वामित्व रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, ठीक है। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद पर नियंत्रित अथवा स्वामित्व रखती है उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनके आपको नीचे नाम बताने हैं। भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है, समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसे आप विशेष कर देखें। एजेंडा 21 क्या है? तो इसका आंसर देखिए, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है वीटो निषेध अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, वीटो निषेध अधिकार वह अधिकार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, इसे ही वीटो या निषेध अधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बिश्नोई समुदाय का अभिन्न हिस्सा किन जीव जंतुओं को माना जाता है? तो राजस्थान में जो बिश्नोई समुदाय है
उनके कुछ जीव हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, तो उन जीवों को आपके नाम बताने हैं। देखिए इसमें आ जाएगा काला हिरण, चिंकारा, नीलगा और मोर। ठीक है, काला हिरण, चिंकारा, नीलगा और मोर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा सन 2014 में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य देश को स्वच्छ व स्वस्थ रखना था, जिससे देश में शौचालयों का निर्माण हो और स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैले। यही स्वच्छता मिशन था। ठीक है, यही स्वच्छ मिशन था। अगला क्वेश्चन है, बांगर तथा खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए, बांगर पुराना जलोढ़ अर्थात पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में जो कंकड़ होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं और थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, जो खादर है वो खादर, देखिए वो तो खादर क्या है, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। इसमें इसमें जो कंकड़ होते हैं वो थोड़े महीन होते हैं। ठीक है, तो यही इसमें इन दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। ठीक है, ये 3-3 अंक के क्वेश्चन है, तो आप इन्हें अच्छे से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है, और रॉलेट एक्ट का सविस्तार आपको वर्णन करना है, या फिर अथवा में देख सकते हो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का आपको वर्णन करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्णन आपको करना है। या फिर आप अथवा में देख सकते हो, अथवा में भी है, निम्नलिखित खनिज क्षेत्रों को भारत की रेखा मानचित्र में आपको अंकित करना है। पहला है हजारीबाग, दूसरा गया है, फिर अगला है गोवा, फिर अगला है उड़ीसा, झारखंड, लो अयस्क, पेटी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हो। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।